हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो हिस्ट्री के लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे बंगाल ने खुद को ऑटोनोमस मुगलों से अलग एक स्वायत्त राज्य घोषित किया। ठीक है, तो बंगाल में उसके बाद अंग्रेजों की एंट्री होती है और अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के माध्यम से कैसे अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको शो किया और अपनी डिवाइडेड रूल पॉलिसी का प्रयोग किया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। अब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला उसको हटा दिया, उसको मरवा दिया प्लासी के युद्ध में। उसके बाद जो कपैत नवाब था उसको वहां बैठा दिया। उसके बाद क्या ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि जो नौबत थी वो बक्सर के युद्ध तक आ पहुंची। तो होता कुछ ऐसा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में मौत के बाद जो मीर जाफर है उसको नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है और मीर जाफर बदले में इनको काफी कुछ रिवॉर्ड्स देता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को करों में छूट प्राप्त होती है। ठीक है, उसके साथ ही अंग्रेजों को मीर जाफर जो है अपनी 24 परगना, बंगाल में एक जगह है 24 परगना की जमींदारी भी दे देता है। लेकिन कुछ समय बाद मीर जाफर भी समझ जाता है कि जो अंग्रेज है न सिर्फ बंगाल का बल्कि उसका भी शोषण कर रहे हैं और वो उनको थोड़ी उन पर एक ग्रिप बनाने की कोशिश करता है। अंग्रेजों को जो उसने छूट दी होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अंग्रेजों को भी साथ ही ये लगने लगता है कि मीर जाफर से अब जो हमें लेना था वो तो हमने ले लिया। ठीक है, अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, उल्टा ही हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा, षड्यंत्र रचा इसके खिलाफ भी और मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया और नवाब के पद पर बिठा दिया एक और पपेट को, जिसका नाम था मीर कासिम। प्लासी के युद्ध में क्या होगा कि लड़ाई हुई, भले एक फॉर्मेलिटी थी, वो लड़ाई ना होगा, एक षड्यंत्र था, एक फॉर्मेलिटी थी जिसमें थोड़ी देर में घंटे 2 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया, सिराजुद्दौला की मौत हो गई। लेकिन 1760 में कुछ ऐसा हुआ कि युद्ध की नौबत ही नहीं आई। एक नवाब को हटाकर, एक पपेट को हटाकर दूसरे पपेट को बिठा दिया गया। ठीक है, इसको एक ब्रिटिश ऑफिशियल था बेस्टार्ड, इसने कहा क्रांति है ये। तो उन्होंने कहा कि बिना एक बंदूक की गोली चलाए हमने इंडिया में सत्ता परिवर्तन कर दिया, इंडिया की एक प्रोविंस में हमने सत्ता ही बदल दी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। इसी कारण जो बेस्टार्ड था उसने इसको क्रांति की संज्ञा दी। कभी कभी एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाए जाने को किसने क्रांति की संज्ञा दी? तो बेस्टार्ड ने क्रांति की संज्ञा दी। अब मीर जाफर नवाब बन जाता है नवाब। अब जो मीर जाफर जो था वो एक राजनीतिक आदमी था, लेकिन जो मीर कासिम जो नया नवाब है वो एक मिलिट्री पर्सन था। कौन था? एक सैनिक था, सैनिक परिवेश से आता था, ये लड़ाका था। और सैनिक परिवेश से आने वाले व्यक्ति की सबसे
एक खामी या खूबी कह सकते हैं कि वो एक लिमिट तक ही किसी के कंट्रोल में रहता है। अगर उसको ज्यादा सप्रेस किया जाता है तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो जो मीर कासिम था, नवाब बनने से पहले कहा, रंगपुर और पूर्णिया, ये दोनों जगह हैं बंगाल में। रंगपुर और पूर्णिया का फौजदार रह चुका था। फौजदार मतलब कमांडर, मिलिट्री कमांडर रह चुका था। तो इसको सैनिक अनुभव भी बहुत ज्यादा था और एक वही सैनिक वाली बुद्धि इसके अंदर थी, तो ये एक लिमिट तक ही सप्रेस हो चुका था। हालांकि 70-60 में नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को इसने काफी छूट और काफी धन दिया, लेकिन एक लिमिट के बाद इसको जब रियलाइज हो गया कि अंग्रेज यहाँ पे सिर्फ शोषण करने आए हैं, अंग्रेजों को कोई बंगाल के भले से मतलब नहीं है और अंग्रेजों को ना मेरे भले से मतलब है कि उन्होंने मेरे अंदर खूबी देखी और मुझे बिठा दिया। वो समझ गया कि मीर जाफर को इसलिए हटाया गया कि वो अंग्रेजों के लिए ज्यादा लाभदायी, बेनिफिशियल सिद्ध नहीं हो रहा था। मीर कासिम ये बात समझ जाता है और उससे बचने के लिए फिर वो क्या करता है कि सबसे पहले वो कोशिश करता है कि अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ जाए। तो अपनी जो राजधानी है, पहले बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। मुर्शिदाबाद से राजधानी हटा के कहां ले जाता है, मुंगेर। रीजन क्या था कि अंग्रेजों की पहुंच से दूर, ताकि अंग्रेज जो है उसके कामकाज में हस्तक्षेप न कर पाए। लेकिन वो जानता था कि राजधानी आज हटा के ले जा रहा हूं, आज नहीं तो कल इनको पता चलेगा कि क्यों राजधानी हटाई है और मैं फिर से मतलब एक ताकतवर नवाब बनना चाहता हूं। तो उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा कि फ्यूचर में ऐसी नौबत आएगी कि अंग्रेजों के साथ मुझे युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। मुंगेर में अपनी राजधानी ले जाता है और सबसे पहला काम क्या करता है कि वहां पर एक शस्त्रागार बनाता है। शस्त्रागार मतलब आर्मरी, हथियारों का कारखाना, और वहां हथियार बनाए जाने लगते हैं। 1763 में अंग्रेजों को ये बात पता चल जाती है कि भाई राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और इसमें वहां पे शस्त्रागार बनवा रहा है और हमारे साथ लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। तो 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया। नवाब के पद से हट जाता है मीर कासिम और भागकर ये पहुंच जाता है। अब बट ऑब्वियसली बात है कि भाई तुम अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हो, तो नवाब के पद से हटा देना काफी नहीं है। वो तो कोशिश करेंगे कि अपने दुश्मन को ढूंढो और मारो। तो ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं अवध की ओर। अपनी जो छोटी मोटी उन्होंने जो सेना बनाई रही होती है और थोड़े मोड़े जो उन्होंने अपने जो शस्त्र आर्मरी बनाई हुई होती है उनको लेके ये अवध चले जाते हैं। अवध में उस समय रूल कर रहा होता है, अवध का नवाब जो होता है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला से जाके मिलते हैं। तो शुजाउद्दौला भी परेशान होता है कि शुजाउद्दौला सोचता है कि आज जो अंग्रेजों की जो नीति, जो सप्रेशन आज जो बंगाल तक पहुंचा है वो कल अवध तक जरूर पहुंचेगा। तो मीर कासिम बोलता है कि तुम हमारी हेल्प करो और हम अंग्रेजों को यहाँ भगा देते हैं और फिर जो यथास्थिति है उसको बना के रखेंगे। मैं बंगाल संभालूंगा, आप अवध संभालो। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों को पता है कि इन दोनों के पास इतनी सफिशिएंट सेना और इतनी सफिशिएंट स्किल नहीं है कि ये दोनों मिलकर अंग्रेजों को परास्त कर सके, हरा सके। तो ये अपना एक और अलाई ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी अलाई और साथी ढूंढने की प्रक्रिया में ये मिलते हैं मुगल सम्राट। मुगल सम्राट को प्रपोजल दिया जाता है कि देखो आज तो बंगाल पे कब्जा किया है इन्होंने अंग्रेजों ने, कल अवध पे करेंगे और परसों दिल्ली पहुंचेंगे वो। तो अगर आपको इन अंग्रेजों को इंडिया से दूर रखना है और अपने तट को सुरक्षित रखना है तो यू कैन हेल्प,
यू हैव टू हैव, तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो मुगल सम्राट उस समय कौन होता है? शाह आलम द्वितीय। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय कौन मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, द सेकेंड। ठीक है, तो ये शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट को अपने साइड में मिला लेते हैं और इस तरह तैयार होता है एक त्रिगुण। एक त्रिगुण तैयार होता है जिसमें होते हैं मीर कासिम प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला प्लस मुगल सम्राट शाह आलम। तो एक पार्टी तो ये हो जाती है, इन लोगों ने अपनी सेना मिलाई और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी कर दी। वर्सेज हो जाता है अंग्रेज। देख रहे हैं, इंडिया का सम्राट, पूरे इंडिया का सम्राट प्लस इंडिया के सबसे रिचेस्ट प्रोविंस का नवाब प्लस बंगाल का नवाब एक पार्टी में हुए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। अब इन्हीं के बीच होता है बक्सर का युद्ध। तो आप समझ गए होंगे कि बक्सर के युद्ध की इंपॉर्टेंस क्या है, कि बक्सर का युद्ध जो है ना एक टेस्ट होता है विद इन इनके बीच में, इंडियन पावर और अंग्रेज के बीच में। अब डिसीसिव होने वाला है, एक ट्रायलॉजी चल रही है जो आप बाद में समझेंगे। एक ट्रायलॉजी चल रही है, अंग्रेज, मुगल, मराठा, लाइक वर्ल्ड कप जैसी सीरीज चल रही है। और अंग्रेज, मुगल, मराठा और कप, वर्ल्ड कप क्या है? क्रिकेट मैच चल रहा है इनके बीच में। और कप में क्या मिलेगा? इंडिया। वर्ल्ड कप है इंडिया, जो जीतेगा इंडिया मिलेगा उसको। तो अभी मराठा, हम पढ़ेंगे मराठा के बारे में और उनके रोल के बारे में और उनकी जो डेस्टिनी है उसके बारे में भी। लेकिन अभी हम अंग्रेजों और मुगल्स के मैच के बीच में बात करते हैं, जो मैच अंग्रेजों और मुगल्स के बीच में चल रहा है। बक्सर का युद्ध आज एक कंपटीटर को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, या तो वो डिसाइड कर देगा कि मुगल रूल करते रहेंगे, इंडिया को कंटिन्यू करेंगे, या फिर इंडिया को रूल करने के एक नया दावेदार के रूप में अंग्रेज उभर के आएंगे। तो ठीक है, तो ये इस वजह से बक्सर का जो युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक जो प्रतिस्पर्धा थी इंडिया की सत्ता के आने की, उसमें दो अहम कंपटीटर हैं, वो आज भिड़ने वाले हैं। तो मीर कासिम ने त्रिगुट बना लिया है अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ में, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के इसमें, शाह आलम द्वितीय के सामने, और इनके अपोजिट में खड़े हुए हैं अंग्रेज। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बारे में बात करें तो ये अंधे थे, इनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन क्या था, एक मुगल खून था इनके अंदर, मुगलों का खून था, इस वजह से ये बादशाह बने बैठे थे। और दूसरा सपोर्ट इन्हें मराठों का हासिल था, इस वजह से ये बादशाह बने बैठे थे। तो ये खड़े हो जाते हैं 63 के लास्ट में आते आते ये त्रिगुट तैयार हो जाता है भाई, और युद्ध का ऐलान हो जाता है। डेट निश्चित कर दी जाती है और ये दोनों सेनाएं मिलती हैं बक्सर में। बक्सर एक जगह है बिहार में, ठीक है, जहां अंग्रेज और ये जो त्रिगुट सेनाएं हैं मिलती हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो। ये फैक्ट लिखते रहना है कि बक्सर के युद्ध में
अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। और प्लासी के युद्ध में किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव अभी चला गया है, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया है। अभी देखना रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होगी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बोला जाता है कि वो एक बहुत ही अव्वल दर्जे का जो था डिप्लोमैट था। वो नेगोशिएशन बहुत अच्छी करता था, युद्ध नीति तो उसकी अच्छी थी, लेकिन वो एक अच्छा डिप्लोमैट था, नेगोशिएशन बहुत अच्छे करते था। अंग्रेजों के नेतृत्व, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना और मुगल सम्राट शाहजहां द्वितीय, बट ऑब्वियसली बात है ये सबसे सीनियर है और इनका ओहदा भी सबसे बड़ा है, तो इनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाएगा। तो इनके नेतृत्व में जो है युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन युद्ध बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज विन। अंग्रेज जीत जाते हैं, विनर होते हैं अंग्रेज। ठीक है, अब देखो कहा जाता है कि जो मुगल सम्राट शाहजहां द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेना ना अंग्रेजों से कम 2 गुनी बड़ी थी। एक 2 गुनी सेना एक छोटी सी सेना से हार जाती है, वो भी विदेशी, ब्रिटेन से आई हुई, और हरा दिया। तो कुछ रीजन रहे होंगे, तो क्या रीजन रहते हैं उनके? तो सबसे पहला, जो मुगल सम्राट शाहजहां द्वितीय है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला है और मीर कासिम है, इनकी सेनाओं के बीच में ना तालमेल का अभाव रहता है। ठीक है, दूसरा, बेकार सैन्य नेतृत्व। बेकार सैन्य नेतृत्व का मतलब शाहजहां द्वितीय कर रहे थे, अंधे आदमी अंधा वास्ता एंजॉय कर रहा था अपनी लग्जरी, दिल्ली में बैठा, उसको कौन सी लड़ाई लड़नी थी? अरे एक अंधा आदमी युद्ध थोड़ा ना लड़ सकता है। लाइक धृतराष्ट्र, उसको ले आए पकड़ के दिल्ली से कि चलो चलो अंग्रेजों को हराएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो शाहजहां द्वितीय लड़ने तो आए, लेकिन मन से लड़ने नहीं आए, और मन से लड़ने भी आते तो क्या करते? अंधे थे, कोऑर्डिनेशन उनको बनाना ही नहीं आता कि कैसे सेना का कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे नेतृत्व होता है। कभी उन्होंने सेना का नेतृत्व किया ही नहीं होगा। दूसरा हो गया। तीसरा क्या था? सेना के बीच में भेदभाव। हमारे यहाँ पे अंग्रेजों के यहाँ क्या होता था कि जो खाना वहां का मिलिट्री कमांडर खाता था वही वहां के सैनिकों के लिए होता था। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो सैन्य कमांडर है वो पालकी में आ रहे हैं और मखमली बिस्तर पे सो रहे हैं। तो इस तरह का जो डिवीजन था ना, उसकी वजह से भी क्या था, जब इस तरह के डिवीजन लग्जरी और ऑर्डिनरी के बीच में जब एक तालमेल होता है ना, तो वो तालमेल हो नहीं सकता, एक गैप आ जाता है उसके बीच में। तो ये जो गैप था, इसकी वजह से सेना के बीच में भेदभाव की वजह से गैप बढ़ गया। प्लस इनकी तो कमियां थी, प्लस अंग्रेजों की भी कुछ खूबियां थी। अरे अंग्रेजों में कुछ खूबियां रही होंगी ना, तभी तो छोटी सी सेना ने इनको हरा दिया। अंग्रेजों की खूबियां क्या थी? सबसे पहला, आधुनिक शस्त्र, बंदूकें वगैरह इनके पास आ गई थी, बारूद वगैरह, आरडीएक्स वगैरह इनके पास होता था। आधुनिक युद्ध कौशल, जो इंडिया का जो नेतृत्व कर रहे थे वो लड़ने के लिए वही पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की जो सेना थी वो लड़ने के लिए नई मिलिट्री टैक्टिक्स थी, उनका इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है। नंबर 3, तालमेल था, कोड वर्ड डिफाइंड थे पहले से। सेना की मतलब जो सैन्य कमांडर थे उन्होंने कोड वर्ड डिसाइड करके रखे थे कि
ये कोड वर्ड यूज करा जाता है तो इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा, ये कोड वर्ड यूज किया जाता है तो इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा। तो गजब का तालमेल था। इसी वजह से क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध के क्या परिणाम निकलेंगे वो अब डिस्कस करेंगे। एक तो युद्ध का जो परिणाम निकला वो बक्सर की इलाहाबाद की संधि के रूप में होता है। तो बक्सर के युद्ध में 3 बड़ी शक्तियां हिंदुस्तान की वो हार गई। तो उन्होंने इस युद्ध में एक तय कर दिया कि इंडिया पर 2 ही लोग शासन करेंगे। अभी अंग्रेज रेस से बाहर नहीं हुए, अभी मराठा रेस से बाहर नहीं हुए। अंग्रेज या मराठा, मुगल आउट ऑफ रेस हो चुके हैं। लोगों को लग गया कि जब ये मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना की मदद से नहीं जीत पा रहे हैं तो ये किसके अपने दम पे क्या ही जीतेंगे। तो मुगल जो थे रेस से बाहर हो गए। अभी तक क्या होता था कि अंग्रेज लड़ रहे थे लेकिन उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो इंडिया पे रूल करे। लेकिन इस युद्ध ने क्या किया, उनकी ग्रीड को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा अरे हमने तो मुगल बादशाह को ही हरा दिया, तो भाई शुड नॉट बी रूल इंडिया, हम क्यों ना हम ही इंडिया को रूल करें। लेकिन अभी अंग्रेज डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे, कंट्रोल हाथ में नहीं लेंगे। अब इस युद्ध के बाद डायरेक्ट कंट्रोल नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद क्या, जब हार जाते हैं ये लोग और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बंदी बना लिया जाता है और मीर कासिम को मार दिया जाता है। अवध का जो अवध का नवाब सिराजुद्दौला है उसकी डेथ हो जाती है और जो नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उनको बंदी बना लिया जाता है और कहां रखा जाता है, इलाहाबाद के किले में। इलाहाबाद के किले में रखा जाता है और यहीं पर होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, संधि मतलब क्या, अरे हार गए हैं वो लोग, चाहते तो कंट्रोल ले सकते थे लेकिन नहीं। अभी अंग्रेज थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। अभी वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लेंगे, अभी वो संधि करेंगे कि भाई हमें ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमने युद्ध लड़ लिया, अब हमें ये रिलैक्सेशन दे दो, बात खत्म करते हैं। तो इलाहाबाद की संधि क्योंकि इलाहाबाद में होती है इसलिए इसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के लिए अब इलाहाबाद की संधि टेक्निकली किसको करनी चाहिए थी, हेक्टर मुनरो को करनी चाहिए थी जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन नहीं। इलाहाबाद की संधि के लिए ब्रिटेन से बुलाया जाता है वापस रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, और ये इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। ये नोट करेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई, तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में। तो कुछ लोग क्या होता है कि हेक्टर मुनरो, कई सारे ऑप्शन देकर रखे हैं जैसे कि इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई, तो पहला ही ऑप्शन दे दिया रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, फिर दे दिया हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला, हेक्टर मुनरो और मुगल सम्राट शाह आलम। लेकिन जो इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है, क्योंकि इसके रीजन होते हैं, प्रतीकात्मक होती है कुछ चीजें। भले ही मुगल सम्राट जो था उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन एक वो टाइटल होल्ड करता था इंडियन एम्परर का। यानी कि भारत के राजा होने का टाइटल होल्ड करता था। यानी कि अभी भी इसके जो साइन, आज जैसे बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के साइन की वैल्यू होती है, राष्ट्रपति की साइन की वैल्यू होती है, उसी समय पे उस समय पे मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय के द्वारा साइन किए गए जो डॉक्यूमेंट थे वही वैल्यूएबल होते थे अंग्रेजों की नजर में, ताकि उस समय आने में दिखा पाए कि मतलब अगर कोई बात बनती बिगड़ती है कि देखो हमें तो इंडियन एम्परर ने हमें इतनी रिलैक्सेशन दी है, या इंडियन एम्परर के साथ में ये देखो साइन किया हुआ, दस्तखत किया हुआ उनका डॉक्यूमेंट, और ये देखो हमें ये रियायतें मिली हुई है। ठीक है, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है ब्रिटेन से। अब क्या होती है संधि? सीधे सीधे क्या होता है कि 26 लाख रुपए की पेंशन निर्धारित की जाती है शाह आलम द्वितीय के लिए। उन्होंने कहा कि भाई 26 लाख रुपए देंगे साल के, चुपचाप बैठो, हम चलाएंगे सारा कुछ। ठीक है, आपको 26 लाख रुपए आपके ऐसो आराम के लिए, मतलब आपके जो बॉडीगार्ड्स हैं, आपके जो सेवक हैं, उनके लिए उनका खर्च उठाने के लिए हम आपको 26 लाख रुपए देंगे, मतलब आप चुपचाप घर पे बैठो। ठीक है, दूसरा, इलाहाबाद के किले में उनकी जो कैद थी वो बढ़ा दी गई, इलाहाबाद के किले में उनको कैद कर दिया गया। तीसरा, तो दो तरह के होते थे, पहले जो शासन जो चलता था दो तरह से चलता था, आज भी वैसे दो तरह से चलता है। तो उसके दो पार्ट होते थे शासन के, दीवानी और नियामत। तो दीवानी और नियामत को हम समझते हैं एक मोटा मोटी उसमें। दीवानी मतलब क्या होता है? रेवेन्यू, टैक्स। तो यानी जो टैक्स की वसूली होती थी उसको दीवानी बोला जाता था। नियामत मतलब डेवलपमेंट का काम, जैसे नाली बनवाना है या रोड बनवाना है तो नियामत का काम हो गया। जैसे रोड का निर्माण, सड़क बनवाई तो ये तो हो गया नियामत का काम। अब उस रोड पे जो व्हीकल चल रहे हैं उनसे जो टोल टैक्स वसूली होती थी ना, वो होती थी दीवानी। तो समझ रहे हो, दो तरह के काम होते थे। अब अंग्रेजों ने शर्त रखी कि भाई नियामत तुम रख लो। अब इनके अंग्रेजों की चाल समझो आप। अंग्रेजों की आप डीप टैक्टिक समझो, दो तरह की, दीवानी, नियामत। नियामत मतलब क्या है कि भाई रोड का, मान लो रोड का जो निर्माण है वो तो नियामत के अंदर आ जाता था, और रोड से जो टोल टैक्स हम वसूलते थे, टोल टैक्स वसूलते वो दीवानी के अंदर। जैसे अभी सड़कें बनती हैं तो पहले सड़क बनती है, उसमें सामान लगता है, लेबर लगती है, तो वो आ जाता है नियामत के अंदर। और अब जब आप उस रोड पे जाते हो, रोड बनके तैयार हो जाती है, तो देखा होगा आपने टोल प्लाजा होते हैं, टोल प्लाजा पे आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तब आप दूसरे साइड जा पाते तो वो हो जाता था दीवानी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बोला था कि भाई नियामत तो रख लो तुम और दीवानी रख ले रहे हम, यानी कि सड़क तुम बनाओ, पैसा हम वसूलेंगे। सड़क तुम बनाओ, पैसा हम वसूलेंगे। इनका माइंड ये, देखो यहां से इंडिया की जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ होता है वो उसकी शुरुआत होती है कि रोड हम बना रहे हैं और उससे टोल टैक्स की वसूली हो रही है, उसको वसूल कर करके तो ब्रिटेन भेज रहे हैं। ठीक है, तो मुगल बादशाह हारा हुआ है, बट ऑब्वियसली बात है कि उनको ये सब चीजें रिलैक्सेशन उनको देने पड़ेंगे, तो अंग्रेजों को यहां दीवानी का अधिकार मिल जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने अभी जो इंडियन पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, मुगल बादशाह है, अवध का नवाब है, मीर कासिम है, इन पर विजय पाई है। इंडिया की जो जनता है, आम जनता है, उसके दिमाग पर विजय नहीं पाई है। ठीक है, तो कोई भी, मतलब ना तो उस समय ना आज के टाइम पे कोई भी जनता ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई बाहर से फॉरेन ताकत आए और हम पे रूल करे। और अंग्रेजों को ये बात तब पता थी कि चलो हम युद्ध जीत गए हैं और हमारे पास सत्ता भी आ गई है इंडिपेंडेंट, मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इंडिया अगर हम डायरेक्ट रूट से गए तो इंडिया की जनता नाराज हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, टोल टैक्स वसूलने के लिए यानी कि दीवानी वसूलने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए, भारतीय नियुक्त किए, भारतीयों की मदद से अपने दो अधिकारी पपेट वाले इन्होंने अपॉइंट कर दिए। उन्होंने कहा कि जाओ दीवानी वसूलो, लोगों से टैक्स वसूलो जाकर। अब इसका फायदा क्या होता था, भाई भारतीय आदमी है, टोल टैक्स वसूलने जाता था तो जनता उसका ज्यादा विरोध नहीं करती थी। अगर सोचो ये किसी अंग्रेज को ही उसकी जगह अगर अपॉइंट कर देते हैं तो क्या नतीजा निकलता, हो सकता है वो उसके साथ लिंचिंग हो जाती, या फिर हो सकता है जो आम जनता है वही अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो जाती। तो अंग्रेज जो थे उस समय क्या था कि ब्रिटेन में क्या थी, डेमोक्रेसी थी। और डेमोक्रेसी कैसे आई थी वहां पे, मोनार्कियल डेमोक्रेसी बोलते हैं जो आज भी है वहां पे। तो डेमोक्रेसी कैसे आई थी, क्योंकि आम जनता खड़ी हो गई थी वहां के मोनार्क के खिलाफ, वहां के राजा के खिलाफ। ठीक है, तो अंग्रेजों को जो आम जनता की ताकत थी ना वो पता थी कि हम भले ही कितने भी राजाओं को जीत लें लेकिन जनता को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इंडिया की पॉपुलेशन उस समय भी ब्रिटेन से कहीं गुना ज्यादा थी। तो इन जो अंग्रेज थे वो डरे हुए रहते थे आम जनता से कि आम जनता हमारे खिलाफ विद्रोह ना कर दे। तो उन्होंने अपना अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त नहीं किया, उन्होंने दो अधिकारी नियुक्त कर दिए जो इंडियन थे। अब वो इंडियन जो थे टैक्स वसूली करते थे। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि, दो मेजर टैक्टिकल शिफ्ट। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, प्लासी के युद्ध में ने तय कर दिया कि भाई जो अंग्रेज हैं वो एक मिलिट्री सुपर पावर तो है। ठीक है, और अंग्रेजों की जो डिप्लोमेसी है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, उसको भी सिद्ध कर दिया। लेकिन बक्सर के युद्ध ने इनकी एकदम मिलिट्री जो सुप्रीमेसी थी उसको एस्टेब्लिश कर दिया, मुगल बादशाह को हरा दिया, वो भी दो रीजनल पावर्स के साथ में। ठीक है, मनमानी रियायतें ले ली, इनाम ले लिए, रूल करने के लिए दीवानी के अधिकार ले लिए। तो जो एक मेजर टैक्टिकल शिफ्ट था जो इंडिया से हटके, जो इंडियन लोगों से हटके अंग्रेजों के हाथ में जाने लगा, और यहीं से लगने लगा कि अब वो दिन दूर नहीं, अब लोगों को लगने लगा कि जब ये जो अंग्रेज हैं जब चाहेंगे तब इनको मुगल बादशाह को हटा के खुद गद्दी पे बैठ सकते हैं। तो इन दो घटनाओं ने क्या किया, जो इंडिया के लिए जो वर्ल्ड कप चल रहा था अंग्रेजों, मराठों और मुगलों के बीच में, वहां से मुगल जो थे क्वालिफायर रेंज से बाहर हो गए। बंगाल में एकदम पपेट बंगाल में बिल्कुल पपेट नवाब बिठाए जाने लगे। बंगाल में द्वैध शासन हो गया। द्वैध शासन मतलब दीवानी के अधिकार अंग्रेजों के पास, नियामत के अधिकार नवाब के पास चले गए। ठीक है, तो रिवेन्यू मतलब ऐसे भागे नवाब की हालत ये थी कि वहां को अगर कोई रोड डेवलपमेंटल कार्य करवाना है तो डेवलपमेंटल कार्य कैसे होता है, आज के समय में डेवलपमेंटल कार्य कैसे होता है कि भाई सरकार सड़क बना के देती है, उस सड़क को बनाने के बाद वो टोल टैक्स वसूलती है, उस टोल टैक्स को वसूल के किसी दूसरी सड़क का निर्माण कराती है। यानी कि पैसा आदमी से इकट्ठा, जो आम आदमी है उसी से इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अभी क्या मान लो बंगाल में एक सड़क तो बनवा दी लेकिन उसके मेंटेनेंस का खर्चा है ही नहीं, क्योंकि जो उससे सड़क से होने वाली कमाई है वो सारी अंग्रेज लेके जा रहा है। तो इन दो युद्ध, बक्सर के युद्ध ने और इलाहाबाद की संधि ने जो अंग्रेजों का जो इनडायरेक्ट रूल करने का वो प्रोपेगेंडा था उसको एकदम वर्स्ट कर दिया और अंग्रेज अब आ गए फ्रंट फुट पे खेलने लगे। ये बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ था दीवानी और नियामत का 1772 तक लागू रहा। तो इस तरह जो बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की जो संधि है उसकी परिणति द्वैध शासन के रूप में ही और अंग्रेजों की बंगाल पर
जो होलिस्टिक सुप्रीमेसी है उसके रूप में साबित हुई। तो यह था हमारा बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। आगे का जो हम डिस्कस करेंगे अवध, मैसूर वगैरह, वो हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।